रियासतों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। जी। यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। क्या बात है। और लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। जब मैंने स्टूडियो शुरू किया तब भी लोगों ने ताने कसे। लोग कहते थे देखिए साहब ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम बन रहे हैं। ठट्ठा मजाक तो चुपता तो था बहुत, लेकिन हमें वो भी प्रूव करके दिखाना था। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। और ये है गीता का ज्ञान। फीस के मुकाबले सिर्फ 10% फीस लेते हैं। यही आपका वैल्यू ऑन बिलीफ जी। और आइडिया यही था कि देश का हर बच्चा जो फिल्म, टेलीविजन, मीडिया, आर्ट, कल्चर में आना चाहता है वो ऐसे अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूट को भी अफोर्ड कर सके। हमारे पास 17 कॉलेज हैं आज की डेट में। तकरीबन 12,000 बच्चा आज भी हमारे साथ पढ़ रहा है। करीब 100 से भी ज्यादा संस्थाएं इस वक्त मारवा स्टूडियो के प्रांगण से चल रही हैं, जहां पर हमारे तमाम स्टूडेंट्स को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी जाती है एंटरप्रेन्योर बनने की। हम आउट ऑफ वे जाकर उन्हें मौका देते हैं। ये जन्म बार बार नहीं आता है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप इंसानियत के लिए काम करें, इंसानों के लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें। हेलो फ्रेंड्स, गोप्टा टॉक्स ग्रोथ माइंडसेट मास्टरी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच जो हस्ती मौजूद हैं, अगर उनका परिचय मैं देना शुरू करूं तो शायद जितना टाइम हमने इस पॉडकास्ट के लिए रखा है वो सारा फिनिश हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में मैं उनके बारे में बताता हूं। उनका शुभ नाम है श्री संदीप मारवा जी, और उनके कितने परिचय हैं। नोएडा फिल्म सिटी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर, AFT, ICMEI, एक फिलांथ्रोपिस्ट, विजनरी, एजुकेशनिस्ट, सोशल सर्वेंट, पता नहीं क्या क्या उनके रूप हैं। आज उनके बारे में हम जानेंगे, उनकी ग्रोथ जर्नी के बारे में जानेंगे, उनसे ग्रोथ माइंडसेट के बारे में जानेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। संदीप सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। गोप्टा टॉक्स में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये टाइम निकालने के लिए। थैंक यू जी। सर, ये तो मैंने जितना हम छोटा सा आपके बारे में जानते हैं, और आपका जो परिचय है वो तो विशाल है, उसमें जाएंगे तो पूरा पॉडकास्ट जाएगा। पॉइंट इज कि आप खुद को क्या देखते हैं व्यक्तिगत तौर पर? अगर मैं कहूं तो मिस्टर संदीप मारवा क्या है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इसको एक लाइन में अगर मुझे कहना पड़ रहा है तो मैं कहूंगा कि मैं अपने देश का एक सिपाही हूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और इस सिपाही होने के नाते जो आपने बिगुल बजाया हुआ है, इसमें आप क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या सर योगदान दे रहे हैं, थोड़ा सा प्लीज हमें बताएं। देखिए, हकीकत तो ये है कि जब मैं छोटा था तभी मैंने तय कर लिया था कि मेरे 3 जिंदगी के मकसद जिनको मैंने हमेशा अपने सामने रखा है, अपनी टेबल पे रखा है, अपनी किताबों में लिखा है, उनको दोहराया है जी। सबसे पहली बात तो ये कि क्योंकि मैं मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक हिस्सा हूं, मैंने इसी के लिए काम किया है और मैं इसी के लिए काम करना चाहता हूं। और हमेशा ये मेरी नीयत, मेरी सोच और मेरा दिल चाहता है कि मैं मीडिया और एंटरटेनमेंट को सब कुछ वापस दूं जो इसने मुझे दिया है। क्या बात है। दूसरा बात आती है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं, भारत देश मेरा है, मैं इसका एक सिपाही हूं और मैं अपने देश के लिए हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार हूं, इसको उजागर करने के लिए हर तरीके के लिए हर समय तैयार हूं और मैं अपने देश के लिए काम करना चाहता हूं। बहुत बढ़िया। और तीसरी सबसे बड़ी जो मेरी हमेशा ख्वाब, उम्मीद और जो इच्छा रही है कि परमपिता परमेश्वर ने हमें इंसान का रूप दिया है जी, और ये जन्म बार बार नहीं आता है जी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इंसानियत के लिए काम करें, इंसानों के लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें। और मैंने अपने सारे कार्यों को इन 3 चीजों में विभाजित कर दिया है। बहुत अब कितनी भी डेजिग्नेशन मिलती रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इन तीनों में बढ़ती चली जाती हैं। मैं नोएडा फिल्म सिटी का फाउंडर हूं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये सेंटर जब मैंने 1986 में मैंने सपना लिया था तब लोगों ने मुझे अजीब और गरीब बातें कही थी। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि एक फिल्म सिटी देश में, उत्तर भारत में इस तरीके से आ सकती है, क्योंकि इससे पहले बंबई में ही सिर्फ फिल्म सिटी थी और एक मद्रास में फिल्म का बिजनेस था और कलकत्ता में छोटा सा फिल्म का बिजनेस था। लेकिन फिल्म सिटी तो ये अब उत्तर भारत की पहली बनी। इसको आउटराइट
कंडेम कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। तो अब मैं समय बचाते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि आज मुझे बड़ी खुशी है कि नोएडा फिल्म सिटी दुनिया की सबसे तेज दौड़ती हुई फिल्म सिटी है। 100 एकड़ का ये कॉम्प्लेक्स, 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर, 16 स्टूडियो, और 16 स्टूडियो में से तकरीबन 350 चैनल 162 मुल्कों में इस वक्त प्रसारित हो रहे हैं, और तकरीबन 17,000 आदमी इस वक्त नोएडा फिल्म सिटी में काम कर रहा है, 8 घंटे की 3 शिफ्ट में, और तकरीबन 1.5 लाख लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। अरे वाह। और आज जब लोग मुझे नोएडा फिल्म सिटी का फाउंडर कहते हैं तो मुझे इससे ज्यादा और खुशी नहीं मिलती, क्योंकि मैंने मीडिया और एंटरटेनमेंट के लिए भी काम कर डाला, देश के लिए भी काम कर डाला, और इंसानियत के लिए भी काम कर डाला। ये एक मेरा पहला बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के लिए था। इसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि आज फिल्म सिटी में पांव रखने की जगह नहीं है, तो यूपी सरकार को एक फिल्म सिटी पार्ट 2 भी लानी पड़ रही है। अब जेवर के पास फिल्म सिटी पार्ट 2 जो है वो शुरू होने जा रही है 230 एकड़ में। मुझे उम्मीद है कि वो भी इसी तरीके से अग्रसर आगे बढ़ेगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कहते हैं सर, दुनिया संघर्ष को सलाम करती है, लेकिन सलाम उन लोगों के संघर्ष को करती है जो संघर्ष को जीत करके आगे पहुंच जाते हैं। जैसे आप जीत करके आगे पहुंचे। निश्चित तौर पर संघर्ष आए होंगे, ये संभव नहीं है कि आप कोई चीज शुरू करें और आज जिस शिखर पर आप हैं वहां पर ऐसे यात्रा हुई हो। तो जब वो चुनौतियां आई, जब वो संघर्ष आए, तो आप कैसे, आपको ग्रोथ माइंडसेट किस तरह से आपको हेल्प करता रहा, मेंटल रेजिलियंस किस तरह से आपको हेल्प करती रही? देखिए, रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। और लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। ये 3 फैक्टर हैं जिंदगी के अंदर कि जहां आप में बहुत उम्मीदें हैं, जिज्ञासाएं हैं, ख्वाब हैं, लेकिन ख्वाब तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक कि पीछे से आपकी एबिलिटी नहीं होगी, हार्ड वर्क नहीं होगा, ऑनेस्टी नहीं होगी, आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने पड़ते हैं, हर एक के पास होते हैं। कुछ कर पाते हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते। और यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। आप किसके रहे हैं? क्या लोग चाहते हैं कि ये काम हो? वो उस चीज को, यानी कि रिसर्च पार्ट को समझिए, लोगों की इच्छाओं को समझिए, लोगों की जिज्ञासाओं को समझिए, उसको अपनी सोच, अपनी ख्वाबों के साथ मिलाने की कोशिश करिए। तभी तो जाकर वो चीज जिसे आप करने जा रहे हैं वो लोगों तक एक्सेप्ट होगी। और तीसरी बड़ी बात है कि यूं लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। 2 चीजें आसमानों में, 2 चीजें मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि आप कितने भी पैशनेट हैं, कितने भी हार्ड वर्किंग हैं, कितने भी ऑनेस्ट हैं, लेकिन यू हैव टू बी विद इन द पैरेलल लाइंस ऑफ लॉ। जो सिस्टम है उनके अंदर आपको रहना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए, तभी आपकी प्रगति है। क्योंकि अगर एक पटरी पे ट्रेन होगी और एक पे नहीं होगी तो थोड़ी देर आगे जाके रुक जाएगी, गिर जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर पटरी पे है तो वही ट्रेन आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है, ऐसा मेरा मानना है। तो वो पैरेलल लाइंस में रहिए, यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट है, रूल्स है, रेगुलेशन है, उनको ओबे करिए, उसको रिस्पेक्ट करिए। और दूसरी चीज के उससे बड़ा तो कोई नहीं। आपके पेरेंट्स, आपके परमात्मा का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है, और शायद उसी को हम लोग अन्य शब्दों में गुड लक भी कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि ये जब सब मैंने अपना लिया, उसके बाद मैंने फेज 2 पकड़ा, और वो था मेरे स्टूडियो। क्योंकि फिल्म सिटी का आना तब तक नजर नहीं आता जब तक कि वहां स्टूडियो बन ना जाए। तो मुझे ये सबसे पहले अपना स्टूडियो यहाँ बनाना था। 1986 में हमें जमीन, मतलब मैंने प्रोजेक्ट दिया, 1987 में पास हुआ, 88 में अलॉटमेंट हुई, 3 साल का टाइम मिला, और 1991 में मार्च के महीने में हम लोगों ने उत्तर भारत का पहला प्रोफेशनल स्टूडियो मारवा स्टूडियो के नाम से शुरू कर दिया। जब मैंने स्टूडियो शुरू किया तब भी लोगों ने ताने कसे। लोग कहते थे, देखिए साहब, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम बन रहे हैं, ठट्ठा मजाक। तो चुपता तो था बहुत, लेकिन हमें वो भी प्रूव करके दिखाना था। तो अब ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है आप लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के प्यार से,
मारवा स्टूडियो से मैं तकरीबन 4,500 टेलीविजन प्रोग्राम, तकरीबन 125 फीचर फिल्मों का निर्माण, करीब 5,000 ट्रेनिंग फिल्में और मेरी प्रोडक्शन कंपनी ने तकरीबन 3,600 शॉर्ट फिल्में बनाकर अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम कर दिया। वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है, क्या बात। तो काम कोई भी अगर आप करेंगे तो कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत जरूरी है, लगातार कोशिश। और अगर लगातार कोशिश आप करते रहेंगे तो पहले तो ये है कि आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे, फिर आप माहौल के साथ जुड़ेंगे, फिर उसी में से कोई एक ऐसी चीज नई निकल के आ जाएगी जो एक ऐसा तेज तीर होगा जो आपके निशाने पे लग जाएगा। वो तभी हो पाएगा जब आप करते रहेंगे। तो मैंने हमेशा करने की विद्या पे विश्वास किया है जी, कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। और ये है गीता का ज्ञान। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। और ये जो इतना शानदार आपने इतना बड़ा पूरा, मैं इसको कहूंगा एम्पायर खड़ा किया है आपने, ग्लोबल। सो व्हाट आई बिलीव इज कि ये इसके पीछे कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर आपके वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम काम करता होगा, क्योंकि उसके बगैर मुझे लगता है कि एक लिमिट से ज्यादा ग्रोथ आ नहीं सकती है। और मैंने कई बार आपको सुना है आपके बिलीफ्स, और जिस तरह से आप बताते हैं कि हम जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनसे भी एक मिनिमम फीस चार्ज करते हैं, एक बिलीफ से आप ऑपरेट करते हैं, वैसे बहुत सारे वैल्यू सिस्टम। तो कुछ आप बताना चाहेंगे वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम के बारे में? देखिए, जब स्टूडियो चल पड़ा 2 साल तो फिर वहां हमने सडनली रियलाइज किया कि वैक्यूम है और यहाँ मैन पावर नहीं है, ट्रेन मैन पावर नहीं है, काम कैसे बढ़ेंगे, काम आगे कैसे चलेंगे। फिर चैलेंज आ गया, तो वही सोच पैदा हुई कि अब ये जरूरी है कि यहाँ पर एक ऐसा संस्थान बनाया जाए जहाँ फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट, कल्चर की बात की जाए और लोगों को आगे लेके आया जाए। तो पहले तो मैं गली कूचे, आस पास, पड़ोसी, बोरिंग वाला, बिजली वाला, माली, इन्हीं को ट्रेन करता रहा। पर मुझे लगा कि ये इनफॉर्मल ट्रेनिंग जो है ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, इसके लिए एक संस्थान होना जरूरी है। तो 1993 में 93 के अंदर हम लोगों ने AAFT, एक बुटीक इंस्टीट्यूट के हिसाब से शुरू किया। 4 कोर्सेज, 40 स्टूडेंट, और उन्हें मुझे ये उम्मीद थी कि सीख जाएंगे तो ये हमारे ही तो काम आएंगे, फिल्म सिटी के काम आएंगे, ऐसा सोचते हुए। लेकिन मैं कहूंगा भाग्यशाली थे हम लोग, चैनल इन्वेजन हो गई, हर हफ्ते एक नया चैनल देश में आने लगा। उन्हें मैन पावर की बहुत जरूरत हो गई, वो कटोरा लेकर मैन पावर ढूंढते थे। तो वहां हमें लगा कि इस मैन पावर को और आगे बढ़ाया जा सकता है। AFT के 3 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के हमने कोर्सेज लॉन्च किए और एक बड़ी सीरियस इंस्टीट्यूट को यहाँ पर खड़ा किया। 93 में शुरू किया। आज ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि आज हम लोग यूनिवर्सिटी बन चुके हैं। और मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री का, जिनके मन में ये ख्याल आया कि देश में, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, तो देश में एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए जो फिल्म और टीवी को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस दे सके। और वो स्टेटस हमें ग्रांट हुआ। आज हम लोग AAFT यूनिवर्सिटी बन चुके हैं और हम लोगों ने अब तक इन 32 सालों के दौरान हम लोगों ने तकरीबन 35,000 स्टूडेंट, जो मेरे पास 145 कंट्री से यहाँ पहुंचे हैं, उनको ट्रेंड कर अलग अलग स्थानों में, संस्थानों में, जगहों में उन्हें कामयाब देखा है। ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ये करते करते हम लोगों ने और भी सारे नए रिकॉर्ड बना लिए। कभी हमने रिकॉर्ड और अवार्ड्स के लिए काम नहीं किया, लेकिन आज ये कह सकता हूं कि मारवा स्टूडियो, AFT और हमारे बाकी जो संस्थान हैं जोड़कर ये हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा डेकोरेटेड इंस्टीट्यूशन गिना गया। 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोगों ने बनाए। 1500 से भी ज्यादा अवार्ड इस संस्थान को दिए जा चुके हैं। 240 अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मैं देश के लिए ला चुका हूं। और 3 चीजों में, जबकि AFT जो गिना जाता है वो दुनिया के पहले 10 सबसे बड़े फिल्म स्कूलों में अब गिना जाता है, लेकिन 3 चीजों में हम नंबर 1 हैं। नंबर 1 कैसे कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ इवेंट्स अभी किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर होते हैं तो यही है। अच्छा। और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फिल्म स्कूल इन द वर्ल्ड। अगर जितने भी दुनिया के फिल्म स्कूल चल रहे हैं, अगर उनकी आप कोर्स फीस देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हम लोग अंतरराष्ट्रीय फीस के मुकाबले सिर्फ 10% फीस लेते हैं। यही आपका वैल्यू एंड बिलीफ जी।
और आइडिया यही था कि देश का हर बच्चा जो फिल्म टेलीविजन मीडिया आर्ट कल्चर में आना चाहता है वो ऐसे अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूट को भी अफोर्ड कर सके। और स्टेटस तो हमने अंतरराष्ट्रीय का बनाया, फीस हमने बिल्कुल एक गांव के स्कूल की तरह बना दी। वाह। तो इससे हमें ये फायदा हुआ कि वो टैलेंट जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में छुपा पड़ा था या बुझा पड़ा था या उसे मौका नहीं मिल रहा था, वो उभर के ऊपर आया। और आज हमारे हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैनल में, पेपर में, रेडियो में, टेलीविजन कंपनी में, ओटीटी में, मीडिया हाउस में काम कर रहा है। और तीसरा हमारा जो नंबर 1 का दर्जा हमें मिला एक इवेंट्स में, एक हमारे कॉस्ट इफेक्टिव में, और जो तीसरा है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्शंस। हम बच्चे को एडमिशन देते हैं और उसके साथ बहुत सारी फिल्मों का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये करने की विद्या है। बातों से या जो है वो आप फिल्म नहीं सिखा सकते। अगर आपको स्विमिंग सीखनी है, ड्राइविंग सीखनी है, तो कार में बैठना पड़ेगा, स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा। इसी तरह हमने ये एक नया इंकलाब पैदा किया और ये हमने एक नई प्रथा चलाई कि अगर फिल्म का काम सीखना है, टेलीविजन का काम सीखना है, तो उसके साथ एक प्रोफेशनल फिल्म स्टूडियो का, फिल्म सेटअप का होना जरूरी है। ऐसा हमने एक डिक्लेयर किया और जो हम उसमें सफल हुए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा, पैसे का, टाइम का, लेबर का, फैकल्टी का, लोगों के बिहेवियर का। लेकिन इससे भी जो ज्यादा बड़ा चैलेंज था सर, वो था माइंडसेट का। यहाँ इस क्षेत्र में माइंडसेट नहीं था लोगों का फिल्म, टेलीविजन और मीडिया के प्रति। मतलब कोई कल्चर ही नहीं था सिनेमा का यहाँ पर। तो उस चीज को तैयार करने में हमारे कई साल निकले। पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, सिंसेरिटी, डेडिकेशन, ये हार्ड वर्किंग जैसी चीजें जो हैं, ये सेकंड स्टेज पर लोग इसको लेते थे। तो इनको मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी थी। तो मुझे ये लोगों को यकीन दिलाना था कि जिस तरीके से फोर्सेस के अंदर काम होता है, इसी तरीके से किसी अच्छे संस्थान में भी काम होता है। बिल्कुल। तो मुझे धीरे धीरे समय जरूर लगा, लेकिन मैं पूरे उत्तर भारत के कल्चर को बदल सका, यहाँ के लोगों की सोच को बदल सका, सिनेमा का एक कल्चर यहाँ खड़ा कर सका। बहुत मुझे लगा कि मेरा काम तो भागीरथी से भी ज्यादा मेहनती था, क्योंकि भागीरथी गंगा को पहाड़ की ढलान से नीचे लेके आया था। लेकिन मुझे बंबई से समुद्र का पानी दिल्ली की 1000 फुट ऊंचाई तक लाना था। तो एक समुद्र लेवल से उस पानी को लेकर, उस सोच को लेकर, मुझे दिल्ली की 1000 फुट की हाइट है समुद्र तल से, तो उल्टा पानी चढ़ाना था। तो वो काम बड़ा मेहनत का था। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अच्छे लोगों का साथ मिला। मेरे साथ बहुत सारे मेहनती लोग जुड़े जो मेरी सोच को अडेप्ट कर सके, मेरे विजन को एक्सेप्ट कर सके। तो विजन भले मेरा रहा हो, लेकिन लोगों ने इसको मिशन बनाया। और आज आप इस पूरी फिल्म सिटी को देख रहे हैं, जहां आज गाड़ी पार्क करने की भी जगह नहीं मिलती है। तो ये इसमें 34 साल स्टूडियो के, 37 साल फिल्म सिटी के, मेरे 37 साल गए हैं। मुझे इस पूरे उत्तर भारत में एक नया इंकलाब पैदा करने के लिए, फिल्म सिटी को, नोएडा को एक अंतरराष्ट्रीय सिटी बनाने के लिए 37 साल लगे हैं। आज दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, जब 350 चैनल यहाँ से प्रसारित होता है और उसमें लिखा जाता है कि नोएडा से प्रसारित हो रहा है, तो 162 मुल्कों में लोग नोएडा को जानते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। नोएडा को भी एक अलग पहचान इस फिल्म सिटी के माध्यम से, पहचान मिली, यूपी को पहचान मिली। बिल्कुल सही बात जी, बिल्कुल। और भारत को पहचान मिली। आप सर जब बोलते हैं तो मन करता है कि बस बात करते चले जाएं, बात करते चले जाएं, और प्रश्नों का सिलसिला कभी खत्म ना हो। लेकिन समय का ध्यान रखना पड़ता है। मुझे पता है आप बहुत ही व्यस्त हैं। तो बिफोर वी लीव, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगा कि जो हमारा युवा देश है, अब युवाओं की मात्रा बहुत ज़्यादा है, रेशियो उनका जो हमारी पॉपुलेशन में, एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो उनके लिए अगर आप कुछ खास 2 या 3 सलाह देना चाहें।
कि वो देखिए क्या follow हम करें? लोगों ने इसी इसी चीज को सोच में रखा और हम लोगों ने अपने सारे संस्थानों में, हमारे पास 17 कॉलेज हैं आज की डेट में, तकरीबन 12,000 बच्चा आज भी हमारे साथ पढ़ रहा है, करीब 700-800 आदमी आज हम इस संस्थान के लिए काम कर रहा है। और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एक बहुत बड़ा चैप्टर है। करीब 100 से भी ज्यादा संस्थाएं इस वक्त मारवा स्टूडियो के प्रांगण से चल रही हैं, जहां पर हमारे तमाम स्टूडेंट्स को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी जाती है एंटरप्रेन्योर बनने की। जी। हम आउट ऑफ वे जाकर उन्हें मौका देते हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री भी यही कहना चाह रहे हैं कि नौकरी की तो हर बात सोच रहा है, लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करते हैं तो आप खुद तो सेटल होते ही हैं, अपने साथ 8-10 लोगों को और सेटल कर देते हैं। मैं अगर गलत नहीं हूं तो 100 से भी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस की हैं वो मैं अपने हाथ से स्टूडेंट्स की खुलवा चुका हूं। अरे और हमारे यहाँ पे बड़ा पावरफुल इंक्यूबेशन सेंटर है, जहां हम अपने स्टूडेंट्स को आउट ऑफ वे जाकर सपोर्ट करते हैं, उन्हें मीडिया कवरेज देते हैं, उन्हें एस्टेब्लिशमेंट देते हैं, उन्हें हमारा ऑफिस यूज करने के लिए देते हैं, उन्हें नए प्रोजेक्ट्स देते हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें उसके अंदर उनको पार्टनर्स देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उन्हें स्पॉन्सर करते हैं। तो ये सारी चीजें जो शायद हो सकता है एक सरकारी महकमे का काम होता है, वो भी हम यहाँ करते हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉब से हटकर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो वो आगे निकलेंगे। और ऐसा हुआ है कि जब वो अपना बिजनेस खोलते हैं, काम नया शुरू करते हैं, तो वो अपने साथ अपने संगी साथियों को साथ ले जाते हैं। तो एक अगर कामयाब हो जाता है तो 10 और उसके साथ काम करने जुट जाते हैं। बहुत खूब। तो हम लोगों ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है, और शायद यही वजह है कि भारत सरकार ने भी हमारे इन सारे कार्यों को देखते हुए एमएसएमई के नेशनल बोर्ड पर मुझे लिया है। मैं नेशनल चेयरमैन नियुक्त हुआ हूं मीडिया और एंटरटेनमेंट कमेटी का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में, जहां हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में, जहां पर मैं हिंदुस्तान के लिए तमाम 12 सेगमेंट्स की जो मीडिया के सेगमेंट्स हैं उनके लिए मैं नॉर्म्स लिख रहा हूं कि उनके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, उसके बोर्ड का मैं मेंबर हूं। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के अंदर मैं कमिश्नर हूं, अंतर्राष्ट्रीय कमिश्नर, और मैं भारत स्काउट जो स्काउट और गाइड है उसके मैं भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या स्तर होना चाहिए उस पे उसका मेरी जिम्मेदारी है। और इस तरह और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मैं साथ के साथ पूरी मदद कर रहा हूं भारत सरकार में उस गिलहरी की तरह काम करने का, जो एक छोटा सा कंकर उठाकर समुद्र में डाल देती है, ये सोचकर कि कहीं मेरा रोल भी यहाँ होना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आज सर आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और इतनी बढ़िया जानकारियां दी हैं हमारे दर्शकों को। थैंक यू सर। कि खास तौर से यूथ जो कुछ भी करने से पहले सोचता है कि कितना खतरा है, कैसे करेंगे, सोचिए, कल्पना करिए जो बातें आपने पीछे सुनी पिछले 20-25 मिनट में, किस तरीके से स्क्रैच से शुरुआत करके शिखर तक पहुंचा जा सकता है। सीखने वाली बात है, दोबारा देखिए इसको, और गॉप्टा टॉक्स को आप लगातार जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप 2 लाइनों के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा कि विभासित कर गगन भूतल, तिमिर को ज्योति देता चल, निराशा के अंधेरे को मिटा दे ले प्रभंजन बल। कहीं पूनम अमावस्या, कहीं उलझन, कहीं फिसलन, कहीं कांटे, कहीं पहरा कटिल बंधन। यहाँ प्रतिकूल है सब कुछ, कहीं मरुस्थल, कहीं बादल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल। थैंक यू वेरी मच। क्या बात। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।